जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने क्लास 6 क्लास 7 का एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुका है हमने, और अभी जो हमारा होगा क्लास 8 का स्टार्ट होगा साइंस। ठीक है, और फ्रेंड्स मेरा यकीन मानिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है। अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया तो आपको जो है साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है सब यहीं से उठ के आता है। आजकल का जो भी क्वेश्चन है आप देखोगे, है ना, टफ हो या इजी हो, आपको सारा क्वेश्चन का इसमें मिलता है। इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुनिए, समझिए और इसको रिवीजन भी कीजिए, तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। और मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को एकदम सिंपल वर्ड में समझा सकूं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है, रबी और खरीफ फसल। इन फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें सही बताना है। पहला क्या है कि खरीफ की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। खरीफ की जो फसलें होती है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ठीक है, ना कि ग्रीष्म ऋतु में। याद रखिएगा, वर्षा ऋतु में हम बोते हैं खरीफ को। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो हो गया आपका धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब आपका खरीफ फसल हो गया। अब दूसरा नंबर क्या है, रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है। ये बिल्कुल सही है, रबी की फसलें जो है शीत ऋतु में होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी, ये सब रबी के फसल का जो है एग्जाम्पल है। तो उस हिसाब से हमारा सही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जैविक खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे जैविक खाद के बारे में। तो उसका ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है, इसमें सही बताना है। और इसमें पहला ऑप्शन है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। बिल्कुल, जैविक खाद जो है रासायनिक जो फर्टिलाइजर होता है या रासायनिक खाद की अपेक्षा अगर हम बात करें तो ये अच्छी मानी जाती है। ठीक है, जैविक खाद से मिट्टी का जो जल धारण क्षमता होती है, जो सोखने की क्षमता होती है जल को, वो जो अवशोषित करने की क्षमता होती है उससे बढ़ाती है। ठीक है, और मिट्टी को जो है अगर हम बात करें तो दूसरा नंबर क्या है कि इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है। तो जैविक खाद से मिट्टी जो आपकी भुरभुरी हो जाएगी और संरंध्र भी हो जाएगी, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है। जो बैक्टीरिया जो यूजफुल हैं, ठीक है, जो हार्मफुल नहीं है, जो यूजफुल हैं, वो बैक्टीरिया की संख्या में जो है आपका वृद्धि होती है, इंक्रीज हो जाता है आपका मित्र जीवाणु, जिसको कहते हैं जैविक खाद से। और रासायनिक अगर खाद की बात करें, इसका अगर अधिक यूज कर लेते हैं तो ये क्या करती है, मिट्टी की उर्वरता को में जो है कमी लाती है और जल प्रदूषण का भी कारण बनती है। एक और है कि जैसे रसायन का प्रयोग या फिर कह जो केमिकल है जो उसका उपयोग करते हैं, किस लिए, कीटनाशी को हो या खरपतवार नाशी को जो है हटाने के लिए। आपका एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि खरपतवार नाशी 2,4-D खरपतवार नाशी का मतलब ये क्या है, तो ये एक है खरपतवार नाशी है 2,4-D। ठीक है, तो इसमें केमिकल की उपस्थिति सम्मिलित रूप से मृदा को जो है रसायनों की मात्रा को बढ़ा देती है। ये 2,4-D खरपतवार नाशी से रसायन का जो केमिकल का जो ये रहता है मिट्टी में बढ़ा देती है, और उससे उर्वरक क्षमता जो है उसका फर्टिल वो आपका कम हो जाता है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है कि कोड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कोड लिवर जो है निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है, तो ये आपका जो है मछली। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी, मछली से प्राप्त किया जाता है। और इसमें डी के अलावा क्या होता है, विटामिन ए भी होता है। इसके अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व जो है इसमें उपस्थित होते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा है चौथा नंबर क्वेश्चन कि सिंचाई के आधुनिक विधियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा औसत यानी गलत कथन की पहचान करें। ठीक है, पहला क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम की बात की गई है, यानी छिड़काव तंत्र का उपयोग असमतल भूमि के लिए उचित है जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो कहाँ पे, समतल भूमि में अगर हम करेंगे तो पानी तो बह जाएगा, मिट्टी भी उसके साथ बह जाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा उबड़ खाबड़ वाला जो असमतल वाला जो भूमि है वहां पे छिड़काव तंत्र स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि पानी वहीं पर जड़ में ही जाएगा और पानी इधर उधर बहेगा नहीं, ना मिट्टी बहेगा, तो इसलिए ये सही है ए नंबर। दूसरा क्या है, छिड़काव विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी, बिल्कुल बहुत सही है। छिड़काव विधि जो है बलुई मिट्टी के लिए बहुत जरूरी है। अगर बलुई मिट्टी में अगर आप डायरेक्ट पानी डालोगे तो वो बहने लगेगी, ठीक है, तो इसलिए छिड़काव विधि से किया जाता है बलुई मिट्टी में। तीसरा क्या है, तीसरा है कि ड्रिप सिस्टम यानी ड्रिप तंत्र में जल बूंद बूंद पौधों की जड़ों में गिरता है, इसलिए यह फलदार पौधों बगीचों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका नहीं है। ये गलत है। ड्रिप सिस्टम जो है सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। कब, रूट में उससे क्या होता है कि डायरेक्ट जो है जो पानी है वो बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ में गिरता है और इसलिए ये जो है पौधा बगीचा में देने के लिए जो है ये सबसे बेस्ट माना जाता है। जबकि इसमें कह रहा है कि सर्वोत्तम तरीका नहीं है, तो हमें असत्य कथन पूछा गया है, तो सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। डी क्या है, ड्रिप विधि में जल की बर्बादी नहीं होती, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ड्रिप सिस्टम में जो है जल वेस्ट नहीं होता है और जल जहां कमी है वहां पे सबसे बेस्ट तरीका है यही, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार से सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही नहीं है पूछा गया है, यानी गलत बताना है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है कि खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। खरपतवार अगर हटाना है तो सबसे बेस्ट टाइम कब होगा, जब उसका फूल और बीज बनने से पहले ही हटा दिया जाए, तभी तो वो फूल और बीज बनने देगा, नहीं तो वो तो पेड़ को ही बर्बाद कर देगा, है ना। तो उस हिसाब से पहला सही है, गलत पूछा गया है। दूसरा क्या है कि खरपतवार नाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्पन एवं बीज बनने के बाद का होता है, ये बिल्कुल गलत हो गया। तो आपका 2 नंबर गलत हो गया, तो हो गया आपका आंसर हो गया उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सही नहीं है पूछा है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सही नहीं है ये देखना बहुत जरूरी होता है। और फ्रेंड्स आपको सिर्फ ये छोटे मोटे एग्जाम में ही ये काम नहीं आने वाला है, आप लोग जो देख रहे होंगे या जो पेपर देते होंगे उनको भी पता होगा। यूपीएससी बीपीएससी के लिए तो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। यूपीएससी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आता है, ठीक है, लगभग। तो चलिए अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए जो है विषाणु यानी वायरस द्वारा होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। चिकन पॉक्स हो गया और हेपेटाइटिस जो है आपका वो वायरस के द्वारा होते हैं। क्या पूछा है, सही या गलत, तो ये आपका पूछा उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है पूछा है, ठीक है। तो हमारा हो गया चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए जो है वायरस द्वारा होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं, जो गलत है। खसरा आपका वायरस से होता है, टाइफाइड आपका जीवाणु से होता है, ठीक है। तो ये खसरा के कारण जो है गलत हो गया, बाकी टाइफाइड तो आपका बैक्टीरिया से ही होता है जीवाणु द्वारा, तो 2 नंबर गलत है। तीसरा क्या है, अतिसार यानी डायरिया एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। अतिसार यानी डायरिया और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, उस हिसाब से 1 और 3 जो है आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कुछ रोग के बारे में जानेंगे और किसके, अगर हम वायरस की बात करें तो कौन कौन सा रोग होता है, तो देखिए खसरा हो गया, चिकन पॉक्स, पोलियो और हेपेटाइटिस ए, ये वायरस के द्वारा होता है। खसरा की बात करें तो खसरा आपका सीधे हवा से फैलता है, चिकन पॉक्स हवा से फैलेगा या सीधा कांटेक्ट में आने से फैलता है। फिर अगर बात करें पोलियो, तो पोलियो या तो हवा से फैलेगा या फिर जल से फैलेगा, ठीक है। हेपेटाइटिस ए ये आपका जो है पानी से फैलता है, हेपेटाइटिस ए। अब हम बात करेंगे जीवाणु से कौन कौन रोग होता है, यानी बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया से आपका टीबी हो गया, हैजा हो गया और टाइफाइड हो गया। जो अगर टीबी की बात करें सीधे हवा से फैलता है, हैजा की बात करें तो या तो खाना या फिर पीना यानी पानी और भोजन, इन चीजों से फैलता है हैजा। टाइफाइड की बात करें तो वो जल से फैलता है टाइफाइड, और ये बैक्टीरिया से होता है, याद रखिएगा, जीवाणु से। अब मलेरिया और अतिसार ये हमने देखा कि प्रोटोजोआ से होते हैं, मलेरिया और डायरिया। मलेरिया तो मच्छर से फैलता है और अतिसार जो है आपका पानी से फैलता है, तो ये आपका एक्स्ट्रा हो गया। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब दूसरा नंबर में क्या है,
कि हम देखेंगे कौन किससे जो है मिल रहा नहीं मिल रहा, ठीक है। ये सूक्ष्म जीव है तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है ये हम देखेंगे। तो पहला आपका है शैवाल, शैवाल है स्पाइरोगायरा, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, स्पाइरोगायरा एक शैवाल है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का आपका नाम क्या दिया हुआ है, क्लेमाइडोमोनास, तो ये आपका गलत है, ठीक है। स्पाइरोगायरा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये सब शैवाल का उदाहरण है, प्रोटोजोआ का नहीं है। कवक, कवक का आपका राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड, तो ये आपका बिल्कुल सही है, तो इसमें सही पूछा गया, तो यानी 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम जरा इसको अच्छे से जानेंगे और आप लोगों को याद आएगा अब कि भाई ये क्वेश्चन तो एकदम एग्जाम में सीधे पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर हमने देखा कि शैवाल का एग्जाम्पल के तौर पे कौन हो गया, तो वो आपका हो गया स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास आपका शैवाल है। प्रोटोजोआ का देखें तो प्रोटोजोआ का अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है, ये दोनों जो है आपका प्रोटोजोआ का उदाहरण है, अमीबा और पैरामीशियम। वहीं अगर कवक की बात करें तो राइजोपस जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, पेनिसिलियम और एस्परजिलस जो है आपका कवक का उदाहरण है, ठीक है। आपका हो गया राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस जो है कवक के उदाहरण है। सूक्ष्म जीव जो होता है यूनिसेलुलर होता है, यानी एक कोशिक होते हैं, ठीक है। अगर बात करें जीवाणु हो गया, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ठीक है, कुछ शैवाल हो गए, प्रोटोजोआ, तो ये सब बहुकोशिक, जैसे कि शैवाल जो है आपका एक कोशिक भी होता है और कुछ शैवाल आपका बहुकोशिक भी होता है, और कवक आपका सिर्फ बहुकोशिक होता है। एक कोशिक जो सिर्फ होता है वो जीवाणु है, ठीक है, जीवाणु और प्रोटोजोआ सिर्फ एक कोशिक होता है, ये याद रखने वाली चीज है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट है दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बैक्टीरिया, क्योंकि दूध से दही बनने का जो प्रक्रिया है वो बैक्टीरिया की उसमें आवश्यकता होती है। इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में चेंज करता है, ये हम लोग जानते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बैक्टीरिया और किस में काम आता है, पनीर बनाने में, ठीक है, अचार हो या बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके निर्माण में ये बहुत हेल्पफुल होता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ये, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी इष्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करती है। ये भी आपका सीधे क्वेश्चन में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या होता है कि जैसे ही खाद्य पदार्थ में आप इष्ट मिलाएंगे तो वो जो है तेजी से रिप्रोडक्शन करने लगता है और अपना जो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन प्रक्रिया में जो है CO2 को जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। गैस का जो बुलबुला होता है वो खमीर वाला खाद्य पदार्थ का वॉल्यूम बढ़ा देता है, आयतन को बढ़ा देता है, और यही बेकिंग जो आपका ये हो गया बेकिंग उद्योग, ठीक है, बेकिंग इंडस्ट्री में जो आपका जो है खमीर का यूज किया जाता है, जिसमें ब्रेड में किया जाता है, पेस्ट्री, केक, इसलिए वो फूल जाता है, ठीक है, उसमें इष्ट मिलाया जाता है, इसलिए जो है ब्रेड हो, पेस्ट्री हो, केक हो, ये सब आपका फूल जाता है। तो उस हिसाब से हमने आंसर देखा CO2 ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखेंगे 5 को हमें मिलाना है कि किसने किसका आविष्कार किया था, ठीक है, आविष्कारकर्ता इसके कौन थे। तो पहला आपका किन्बन, ठीक है, यानी फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी, तो ये लुई पॉस्चर ने की थी आपका फर्मेंटेशन यानी किन्वन की खोज। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। चेचक का टीका किसने खोजा था, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा था। अगर बात करें बैसिलस एंथ्रेसिस, इसकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच, ठीक है, रॉबर्ट कोच ने जो है बैसिलस एंथ्रेसिस की रोग जो है आपका खोज की थी, इसलिए से उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ हम देखेंगे। अगर हम बात करें चीनी में अल्कोहल का जो चेंज करने का प्रक्रिया, इसी को कहते हैं फर्मेंटेशन, तो ये आपका लुई पास्चर ने किन्वन की खोज लुई पास्चर ने कब की थी, 1857 में, जब इंडिया में हमारा सिपाही विद्रोह हो रहा था, तो लुई पास्चर ने उसी साल, याद रखिएगा, किन्वन की खोज कर दी। अब बात करें 1929 में पेनिसिलिन की खोज कब हुई है, 1929 में, जब सती प्रथा जो है हमारा बंद हुआ था, ठीक है, नियम बना था, तो एक्ट बना था 1929 में, तो ये आपका जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। पेनिसिलिन क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है, ये एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, ठीक है,
और ये क्या करता है, एंटीबायोटिक का काम ही होता है कि जो बीमारी पैदा होते हैं उसके जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट कर देता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक में और भी हम कुछ कुछ चीजें देखते हैं। और कौन कौन सा एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक है। सीधे क्वेश्चन में आता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, तो एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन, ये भी आपका एंटीबायोटिक है। एरिथ्रोमाइसिन, ये भी आपका जो है एंटीबायोटिक है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, और आपका पेनिसिलिन, ये सब आपका एंटीबायोटिक हो गया। और कवक, और ये किससे बनता है, ये जो एंटीबायोटिक होता है ये आपका कवक और जीवाणु से मिलकर जो है इसको बनाया जाता है, मिलाकर, ठीक है, कवक और जीवाणु का से प्रोड्यूस किया जाता है आपका। तो उस हिसाब से हमारा ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, चेचक के टीके की खोज की थी 1798 ईस्वी में, किसने, तो एडवर्ड जेनर ने 1798 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। अगर इंडियन हिस्ट्री की हम बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में 1798 में क्या हुआ था, तो जो सहायक संधि हुआ था, ठीक है, उस समय जो आपका वेलेस्ली द्वारा जो सहायक संधि लाया गया था उसमें हैदराबाद को 1798 में ही उसको जो है मतलब सहायक संधि अपनाया था हैदराबाद, ठीक है। और फिर 1799 में ही आपका जो है चौथा ये मैसूर वाला युद्ध होता है, ठीक है। मैसूर वॉर जो है आपका 1799 में होता है, जिसमें टीपू सुल्तान को जो है क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो वो इस हिसाब से आपको याद रखिएगा, दोनों चीज आप याद रखिएगा। तो उस हिसाब से एडवर्ड जेनर ने 1798 में की थी, ठीक है। अब हम देखेंगे रॉबर्ट कोच के बारे में। तो 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, ठीक है, किसने, रॉबर्ट कोच ने। एंथ्रेसिस किस रोग का कारण है, तो एंथ्रेक्स रोग का कारण है। एंथ्रेक्स से क्या होता है कि मनुष्य हो या फिर जीव जंतु हो, उसमें एक खतरनाक रोग होता है जिसको फुट एंड माउथ रोग जो कहते हैं ना, वही हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने इसको बेहतर तरीके से समझ लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट है मिलाने वाला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। इसमें से कौन सा समूह मतलब सुमेलित है, तो पहला आपका हो गया हैजा। तो हैजा घरेलू मक्खी, एकदम सही है, घरेलू मक्खी। मलेरिया, मलेरिया दिया है मादा एडिस मच्छर, और डेंगू दिया है मादा एनाफिलिस मच्छर। तो मलेरिया आपका जो है मादा एनाफिलिस से होता है, ठीक है, और डेंगू आपका होता है मादा एडिस मच्छर से। तो उस हिसाब से सही पूछा गया, तो ओनली वन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और मादा एडिस मच्छर जो डेंगू है वो वायरस का वाहक होता है, ठीक है, वायरस, डेंगू वायरस कहते हैं ना। तो मादा एनाफिलिस अगर मच्छर की बात करें इस मलेरिया वाला, तो मादा एनाफिलिस मच्छर मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम का वाहक का उदाहरण है, ठीक है, मादा एनाफिलिस मच्छर। तो उस हिसाब से हमारा आंसर हो गया ये। अब हम देखेंगे आगे, अब हम आगे पेड़ पौधों में, ठीक है, पादप रोग और रोग कारक का जो है सूक्ष्म जीव, उसके बारे में हम देखेंगे। आइए तो हम देखते हैं इसमें कौन सा सही सुमेलित है। नींबू कैंकर, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। नींबू कैंकर जो रोग कारक उसका क्या है, बैक्टीरिया। गेहूं की रस्ट, ये कवक की वजह से होती है, ठीक है। भिंडी की पीत, ये वायरस की वजह से होती है। ये सब क्वेश्चन आपका एकदम सीधे सीधे आता है। नींबू कैंकर जीवाणु से, गेहूं की रस्ट कवक, भिंडी की पीत विषाणु। तो उस हिसाब से आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। 1 2 3 तीनों सही है। अब हम देखते हैं नींबू कैंकर किससे फैलता है। हवा, इसका जो फैलने का तरीका है हवा से नींबू कैंकर। गेहूं के रस्ट की बात करें तो ये हवा और बीज दोनों, ठीक है। भिंडी की पीत की बात करें तो वो कीट से फैलता है। तो चलिए हमारा ये हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, अब देखेंगे खाद्य परिरक्षकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अब हमें विचार करना है। पहला क्या है कि सोडियम बेंजोइड तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य खाद्य परिरक्षक हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सोडियम बेंजोइड और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है ये समान, जनरल अगर बात करें तो फूड जो है आपका प्रिजर्वर है, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि जैम, ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो जैम और स्क्वैश बनाने में जो है इसका यूज होता है, और भी बहुत चीजें हैं जिसमें यूज होता है, ठीक है। नमक, दूसरा क्या है कि नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग खाद्य परिरक्षण में किया जाता है, ये भी आपका सही है। नमक हो गया, चीनी हो गया, खाने वाला जो तेल हो गया, सिरका हो गया, ये सब आपका जो है किसको, तो सूक्ष्म जीवों को जो वृद्धि है उसको रोकने के लिए जो है कॉमनली रूप से आपका यूज किया जाता है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो नमक और ये सब का जो है अचार को बचाने के लिए भी किया जाता है। चीनी का उपयोग जैम में जो है किससे,
तो यही सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए किया जाता है। जेली एवं स्क्वैश में भी आपका चीनी यूज होता है, ठीक है। तो ये सब हो गया, ये कॉमन चीज हो गई, बट ये जनरली हम सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है। चलिए अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट है पौष्टिकीकृत दूध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बताना है कि कौन सा इसमें से सही है, ठीक है। पहला क्या है, पहला है कि पौष्टिकीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। जो पौष्टिकीकृत दूध होता है उसको बिना उबाले अगर चाहें तो इसको यूज किया जा सकता है क्योंकि इसमें क्या रहते हैं, नहीं है तो सूक्ष्म जीव जो है आपका नहीं रहते हैं। तो दूसरा क्या है कि दूध को पौष्टिकीकृत करने के लिए इसे 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है इसलिए गलत हो गया। रीजन क्या है कि 70 डिग्री सेल्सियस पे जो दूध को पौष्टिकीकृत करने के लिए जो है इसको 15 से 30 मिनट नहीं 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म कर लेते हैं और फिर एकाएक उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं और इस तरीके से स्टोरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ये पौष्टिकीकृत हो जाती है कब, 15 से 30 सेकंड, याद रखिएगा, मिनट नहीं, मिनट करेंगे तब तो पूरा सूख के मतलब उतना देर में बहुत ज़्यादा ये नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ये सेकंड में ही काम हो जाता है, वो भी 70 डिग्री सेल्सियस बहुत मैटर करता है। इसके अलावा बात करें तो इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। चलिए तो हमारा उस हिसाब से आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में समझेंगे। नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है, ठीक है। सही है नहीं पूछा है, सही नहीं है यानी गलत पूछ रहा है। तो पहला क्या है, पहला है आपका कि मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जिसका अवशोषण कौन करते हैं, पौधे करते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। मिट्टी में जो प्रेजेंट होता है आपका जीवाणु हो गया और नील हरे शैवाल हो गया, क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर लेता है और नाइट्रोजन कंपाउंड में उसको चेंज कर देता है और इसी को जो है पौधा अवशोषण कर लेता है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया। दूसरा क्या है कि पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु पौधों से उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन जो है अगर आपका सजीवों का एक आवश्यक संगठन है जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में ये क्या होता है, उपस्थित होता है। तो ये आपका बी भी आपका बिल्कुल सही हो गया। सी क्या है कि पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में चेंज कर देते हैं जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजनी यौगिक जो है, नाइट्रोजन जब साइकिल होता है उसका अंतिम में क्या करते हैं, जो विशिष्ट जीवाणु होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, जो स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देते हैं और इस तरीके से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो लगभग क्या रहती है, स्थिर रहती है, ठीक है। तो पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु जो है पौधों से उनके द्वारा पौधे एवं जंतु की मृत्यु के बाद जो है क्या होता है, पौधे इस तरीके से जो है ये साइकिल चलता रहता है और पौधों को जो है नाइट्रोजन मिलता रहता है और नाइट्रोजन फिर आपका गैस में भी बदलता है, मतलब कहीं कमी नहीं होता है, जितना पौधा को चाहिए, जितना वायुमंडल में होना चाहिए सारा जो है बना हुआ रहता है। तो आपका ये आंसर बिल्कुल सी सही हो गया। चौथा हो गया कि उस विशिष्ट पौधे एवं जंतु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित जो वायुमंडल में चली जाती है। तो विशिष्ट पौधे एवं जंतु नहीं बल्कि विशिष्ट कौन था, तो जीवाणु, ठीक है, जीवाणु, विशिष्ट जीवाणु द्वारा जो है नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देता है जो वायुमंडल में चली जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये विशिष्ट पौधे एवं जंतु कह दिया है, नहीं विशिष्ट जीवाणु होगा। चलिए अब हमारा आ गया चैप्टर नंबर 3। अब देख रहे होंगे क्लास 6 में भी हमने संश्लेषित रेशे पढ़ा था, क्लास 7 में भी हमने संश्लेषित रेशे पढ़ा और अब क्लास 8 में भी हम संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक थोड़ा सा एक उसमें जुड़ गया है, अब पढ़ेंगे इसके बारे में। अब इसमें विचार करना है कि इसमें से कौन प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। बहुलक क्या होती है
कि छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है एक बड़ी इकाई, उसी को कहते हैं बहुलक। यानी छोटे छोटे जो मोनोमर्स होते हैं उसके ग्रुप को क्या कहते हैं, पॉलीमर्स। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं और आपका संश्लेषित भी हो सकते हैं। तो इसमें प्राकृतिक पूछा गया है, तो कपास आपका जो है बिल्कुल प्राकृतिक ही है। ठीक है, पेट जो है आपका वो संश्लेषित है, यानी पेट्रो रसायन। ठीक है, पेट्रोकेमिकल जो हो गया वो आपका जो है मानव निर्मित है, यानी संश्लेषित रेशा है। इसके साथ प्लास्टिक भी बात करें तो ये भी संश्लेषित रेशा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, प्राकृतिक बहुलक में सिर्फ कपास आया। कपास हो गया, उसमें और भी अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जूट हो जाएगा, रेशम हो जाएगा, ऊन हो जाएगा, चमड़ा हो जाएगा। यानी जो मानव या जंतु या पौधों से प्राप्त किया जा सकता है जो रेशे, वो कहला जाते हैं प्राकृतिक। ठीक है, चलिए प्राकृतिक वो हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा। अब इसमें जो क्या करना है, हमें मिलान करना है। ठीक है, तो पहला क्या है, रेयोन। रेयोन का क्या हो जाएगा, तो रेयोन आपका हो जाएगा, यह जो है क्या, आर्टिफिशियल रेशम है। ठीक है, रेयोन आपका आर्टिफिशियल रेशम है। उसके अलावा नायलॉन, नायलॉन का क्या हो जाएगा, तो नायलॉन आपका हो जाएगा, इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया है। ठीक है, कोयला, जल और वायु से बनता है नायलॉन। उसके बाद अगर हम बात करें टेरिलोन, टेरिलोन का क्या होता है, ये एक पॉलिस्टर होता है टेरिलोन। ठीक है, एक्रिलिक क्या है, तो एक्रिलिक है, इसका उपयोग ऊन, स्वेटर तथा शॉल बनाने में होता है एक्रिलिक का यूज। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान जाते हैं, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका आंसर ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। रेयोन जो है कृत्रिम रेशम कहलाता है, और इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, तो लकड़ी का जो लुगदी होता है ना, जो छिलका कहते हैं, उसके रासायनिक उपचार से इसको प्राप्त किया जाता है, और ये रेशम से सस्ता होता है। ठीक है, नायलॉन की अगर हम बात करें तो नायलॉन का निर्माण हमने देखा कोयले, जल और वायु से किया जाता है। और इसके साथ ही ये क्या इंपॉर्टेंट इसमें है कि ये पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन है, तो नायलॉन है, जो प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। अगर इसके प्रबलता की बात करें, ठीक है, तो नायलॉन का तार और इस्पात के तार में अधिक प्रबल कौन होता है, तो नायलॉन का तार होगा। ठीक है, इस्पात का तार यानी स्टील का तार से ज्यादा इंटेंसिटी होगा नायलॉन के तार का। अब हम बात करेंगे टेरिलोन। टेरिलीन क्या है, एक पॉलिस्टर है, और पॉलिस्टर से जो इससे जो बना हुआ कपड़ा रहता है टेरिलोन से, उसमें क्या होता है, वो आसानी से जो है आपका सिलवटें उस पर नहीं पड़ती, यानी सिकुड़ता उकुड़ता नहीं है, उस पर सिलवट नहीं पड़ता है। ठीक है, मुड़ता नहीं है, समझो आप। चौथा क्या हो गया, एक्रिलिक। एक्रिलिक का यूज ऊन, स्वेटर, शाल, कंबल ये सब बनाने में किया जाता है। ठीक है, और इससे बना हुआ जो भी वस्तु होता है वो सस्ती होती है, और इसका रख रखाव भी आसान होता है एक्रिलिक का। तो हमने इसका भी हमने देख लिया डिटेल में। अब हम देखेंगे आग बुझाने वाला। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है, तो ये होती है आपका मेलामाइन की। ठीक है, याद रखिएगा। आग बुझाने वाले जो स्टाफ आते हैं, वो जो कपड़ा पहने रहते हैं उसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है, और वो उससे जो है आग नहीं लगता है, उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, वो बनी रहती है, मेलामाइन की परत चढ़ी रहती है। ठीक है, और ये मेलामाइन जो है एक प्लास्टिक होता है, और इसके अलावा प्लास्टिक की उसमें जो मेलामाइन में क्या होता है कि उसमें हीट को सहने का अधिक क्षमता होता है। ठीक है, अगर हम बात करें बैकेलाइट, बैकेलाइट को आप जानते होंगे कि उष्मा और विद्युत दोनों का कुछ अलग माना जाता है बैकेलाइट, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जो है आपका क्या है, वो बैड कंडक्टर माना जाता है बैकेलाइट। कहाँ कहाँ लगता है बैकेलाइट, तो बिजली का स्विच हो गया। ठीक है, कुकर का जो हत्था होता है जहाँ पकड़ते हैं हम, वहां पे जो एक प्लास्टिक का टाइप में जो लगा हुआ रहता है जिसको पकड़ के हम उठाते हैं, तो ये आपका जो हो गया, या फिर पैन हो गया। ठीक है, तो ये सब में आपका बैकेलाइट लगा रहता है, ब्लैक। अब हम बात करें पॉलिस्टर की, तो पोली जो है एस्टर, एस्टर मोनोमर है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, तो बहुलक, एकलक शायद, तो ये मोनोमर हो गया आपका एस्टर, और पोली मिलके बन गया पॉलिस्टर। ठीक है, तो एस्टर, वो एस्टर से क्या होता है, हम जानते हैं कि एस्टर वो केमिकल है जो फलों को क्या देता है, गंध प्रदान करता है। ठीक है, फलों में जो खुशबू आती है वो एस्टर का कमाल होता है। जो मार्केट में हम बात कर रहे हैं, ऐसे नेचुरल भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन
फलों को उसको गंध देने के लिए क्या एस्टर का यूज किया जाता है। अब टेफ्लॉन की बात करें तो ये एक स्पेशल प्लास्टिक होता है और इस पर तेल भी नहीं चिपकता और ना पानी चिपकता है, ठीक है ना जल, इस पे क्या है तेल और जल नहीं चिपकता है, ठीक है। भोजन पकाने में जो है ये यूज होता है टेफ्लॉन का, जो हमारा पैन हो गया ये सब में यूज किया जाता है। तो चलिए अब हमारा ये हो गया, हमने इसको समझ लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, तो हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया, ठीक है, पदार्थ, धातु और अधातु। ये भी हमने पिछले वाले क्लास में भी पढ़ा था, धातु और अधातु। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मरकरी। पारा या मरकरी ही ऐसा मेटल है, धातु है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। अगर पूछ ले आपसे कि ऐसा अधातु कौन सा है जो लिक्विड अवस्था में कमरे के तापमान पर पाई जाती है, तो वो हो जाएगा आपका ब्रोमीन, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम पता ही है कि बहुत सॉफ्ट होता है और इसको जो है चाकू से काटा जा सकता है। तो आपका पूछा गया है तापमान पर जो है आपका द्रव अवस्था में होता है, तो वो मरकरी हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट है कि कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। या हरा पदार्थ निम्नलिखित में से क्या कौन होता है। तो ये आपका हो जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट होता है, ठीक है। उस पे जो हरा पदार्थ होता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड, उसका क्या आता है CuOH का होल 2 और कॉपर कार्बोनेट CuCO3, इसका जो है मिश्रण होता है आपका। चलिए तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती। सबसे सक्रिय पूछा जा रहा है क्या चीज, अधातु पूछा गया है। तो अधातु आपका हो जाएगा फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस हो गया, आयोडीन, ब्रोमीन, ये 3 अधातु है, ठीक है। और ये तीनों अधातु जो है जल से रिएक्शन नहीं करती है, जल से अभिक्रिया नहीं करती है। ये वायु में अगर बात करें तो बहुत एक्टिव होती है, ठीक है। हवा से वो तुरंत जो है वहां पे एक्टिव हो जाती है। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर बोला जाए तो फास्फोरस जो है बहुत अधिक एक्टिव आपका जो है नन मेटल है, अधातु है, ठीक है। और ये हवा में अगर इसको छोड़ दीजिएगा तो सीधे आग पकड़ लेगा। यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन का जैसे ही कांटेक्ट में आता है इसमें क्या हो जाता है, इसलिए इसे इसका जो है तुरंत आग पकड़ लेता है। इसलिए इसको क्या में रखा जाता है, तो फास्फोरस को आपको जो है पानी में रखा जाता है। ब्रोमीन का हमने पहले ही देखा कि वो देख लिया था कि हमने ये धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। अब सोडियम के बारे में थोड़ा देखते हैं। सोडियम क्या है, सोडियम एक पहली बात तो वो धातु है, ठीक है। और ये भी बहुत अभिक्रियाशील होती है, बहुत रिएक्टिव होती है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन और जल यानी ऑक्सीजन और पानी के साथ जो है बहुत स्पीडली, बहुत अभिक्रिया, बहुत रिएक्शन करती है जल्दी, ठीक है। और इसके अभिक्रिया में जो है बहुत अधिक क्या हीट उत्पन्न होता है। इसलिए इसको किस में रखा जाता है, सोडियम को मिट्टी का तेल में रखा जाता है, वहीं फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर इसका सही हो गया। अब चौथा नंबर है, सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या हो जाएगा। तो जब आप पॉलिश कराने जाएंगे तो आपको, जब आप फिर उसके बाद नापिएगा तो आपको लगेगा कि अरे भाई सोनार तो काट लिया, ठीक है, वो चुरा लिया। बट ऐसा नहीं होता है। होता है क्या है कि पॉलिश करने के बाद जो है ज्वेलरी का वजन जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों को ऐसा जनरली लगता है कि भाई हल्का हो गया। तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि सोने का जब पॉलिश किया जाता है तो केमिकल जो रिएक्शन होता है इसके कारण जो ज्वेलरी का ऊपरी परत होता है वो हट जाता है और इस तरीके से फिर आपका जो है चमकने लगता है। और ऊपरी परत हट जाने से जो है कुछ वजन में क्या होता है, कमी हो जाती है। तो इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कोई चोरी वोरी नहीं करता, ये केमिकल का ही होता है। अब चलिए हम आ गए कोयला और पेट्रोलियम, चैप्टर नंबर 5 पहुंच गए हम। कोयला और पेट्रोलियम में हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहां प्रवेधित यानी ड्रिल किया गया था। तो पहला किया गया था पेनिसिल्वेनिया में, ठीक है। पेनिसिल्वेनिया आपका अमेरिका में है और इसको 1859 में इसको ड्रिल किया गया था। इसका 8 साल के बाद जो है असम में, भारत में 1867 में, ठीक है, 1867 में असम के माकुम
माकू नामक स्थान पर तेल का पता चला। अगर बात करें भारत में अभी कहाँ कहाँ है, तो असम में है, गुजरात में है, बॉम्बे हाई हो गया, गोदावरी और कृष्णा नदी का जो बेसिन है वहां पे आपका पाया जाता है। अब चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट है मोथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नैप्थलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? तो नैप्थलीन की गोली आपको कोलतार से मिलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कोक, कोलतार और कोल गैस कोयला से मिलता है, ये तीनों, कोक भी, कोलतार भी और कोल गैस। कोक पीने वाला कोक नहीं है, ये दूसरा कोक है, तो ये आपका कोयला से मिलता है, ठीक है। सीएनजी की बात करें, जो नेचुरल गैस होता है, प्राकृतिक गैस को क्या किया जाता है, हाई प्रेशर पे जो है उसको कॉम्प्रेस किया जाता है और इस तरीके से हम सीएनजी के रूप में उसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस को ही। भारत में अगर बात करें नेचुरल गैस का बहुत ही विशाल भंडार है, तो ये कहाँ कहाँ है? त्रिपुरा में आपका नेचुरल गैस हो गया है, राजस्थान। रिजर्वर की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा रिजर्व पे कहाँ आता है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है, ठीक है। राजस्थान हो गया, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। हमने पहले भी देखा था गोदावरी और कृष्णा नदी बेसिन पे हमारा क्या मिल रहा था, तेल मिल रहा था, और यहाँ पे नेचुरल गैस भी मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब है कौन सा जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें से जीवाश्म ईंधन कौन सा है। तो पहला आपका कोयला है, बिल्कुल सही है। पेट्रोलियम है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक गैस, बिल्कुल सही। जीवाश्म ईंधन होता क्या है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। जीवाश्म ईंधन ये हो गया कि जीवों के मर जाने से लगभग लाखों वर्ष बाद, हजारों लाखों वर्ष बाद जो है आपका क्या होता है, जैसे ये धरती पलट गई या किसी कुछ भी हो, कुछ एरिया है, कोई शहर हो या कुछ भी, वो आपका पलट गया, उससे क्या हुआ, पेड़ पौधा, जीव जंतु, मनुष्य सब मर गए, अब सड़ गए। सड़ने के बाद जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका कोयला बन जाएगा या पेट्रोल बन जाएगा या प्राकृतिक गैस बन जाएगा, ठीक है। तो उसी को कहेंगे जीवाश्म ईंधन, यानी जीवों के जो अवशेष हैं या फिर कहें जो पूरे तरीके से ही हो गए उससे जो ईंधन बनता है उसी को कहते हैं हम क्या, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पाद, यानी पेट्रोलियम का जो रिफाइनरी होता है उससे क्या क्या उत्पाद हमें मिलता है। तो आपका हो गया डीजल, बिल्कुल मिलता है, मिट्टी का तेल भी मिलता है, पैराफिन मोम भी मिलता है, स्नेहक तेल यानी लुब्रिकेंट्स ये भी आपको मिलते हैं, ठीक है। तो सभी जो अगर बात करें ये सब आपको वहां से मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको और क्या मिलता है, एलपीजी, ठीक है, एलपीजी भी मिलता है जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। बिटुमेन भी पेट्रोलियम का रिफाइनरी से प्राप्त होता है। ये बिटुमिनस कोयला नहीं है, ये बिटुमेन है। तो आपका उस हिसाब से आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी सभी। अब आइए, अब देखिए हम पहुंच गए कहाँ, दहन और ज्वाला, ठीक है। अब दहन और ज्वाला को हम पढ़ेंगे। पदार्थों में दहन और ज्वलन ताप, यानी कि दहन यानी कंबशन और ज्वलन ताप यानी कि इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके में कथन पे विचार करना है। इसमें क्या विचार करना है, सही कथन बताना है इसमें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। पहला क्या है कि आग में जल डालने पर, अगर पहले हम देखें कि पदार्थों में दहन और ज्वलन ताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। तो पहला क्या है कि पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, इस प्रक्रम में उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। किसी भी चीज को अगर जलाना है तो उसके लिए ऑक्सीजन बिल्कुल जरूरी है और इसमें क्या होगा, हीट भी पैदा होगा और प्रकाश भी, तो एक तो आपका सही हो गया। दूसरा क्या है, ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो निम्नतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ दहन आग पकड़ लेता है, यानी वो टेम्परेचर, वो कहेंगे कि वो जरूरी टेम्परेचर या फिर कहें वो टेम्परेचर जिस पे एकदम आग पकड़ ले, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, ज्वलन ताप, ठीक है। दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है, जो भी ईंधन अगर रखा हुआ है और वो टेम्परेचर जिससे एकदम आग पकड़ ले वही कहला जाएगा आपका ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर उसी को कहते हैं। तीसरा क्या है, तो वो भी आपका सही हो। तीसरा हो गया फास्फोरस की दहन वायु की उपस्थिति में कमरे के तापमान पर ही हो जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। फास्फोरन का ज्वलन ताप हमें पता ही है कि जैसे उसको पानी से निकालिए तुरंत आग पकड़ेगा, ठीक है। कमरे के ताप पर जैसे ही वायु का उपस्थिति यहाँ होता है उससे क्या होगा, जल उठता है, इसलिए उसको पानी में रखा जाता है, हमने पहले ही देखा। तो उस हिसाब से आपका 1 2 3 तीनों आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया।
और वो वाला जो है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, ठीक है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसी को कहते हैं ज्वलन ताप। चलिए अब दूसरा नंबर है निरापद, ठीक है, निरापद यानी कि सेफ्टी। तो सेफ्टी माचिस के निर्माण में प्रयुक्त रसायनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सेफ्टी माचिस का अगर हम बात करें तो इसमें देखेंगे कि कौन सा इसमें से सही है। क्या दिया हुआ है, पहला है कि इसकी तीली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3 लगा हुआ होता है, ठीक है, तो ये आपका जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। जो सेफ्टी माचिस होता है उसके तीली पे क्या लगा रहता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट जिसका क्या रहता है KClO3, ठीक है, तो ये आपका जो है लगा हुआ रहता है। तो ये आपका सही हो। दूसरा क्या, इसको रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और सफेद फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। इसलिए गलत होगा कि इसको रगड़ने की जगह पे चूर्णित कांच तो होता है लेकिन सफेद फास्फोरस नहीं बल्कि लाल फास्फोरस होता है, ठीक है, और लाल फास्फोरस ही है जो व्हाइट फास्फोरस में चेंज हो जाता है। तो उस हिसाब से हमारा क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये आपका सही हो गया। पहले अगर हम बात करें, पहले क्या होता था, जो केमिकल यूज किया जाता था वो सफेद फास्फोरस का जो है यूज किया जाता था पहले, लेकिन इसका जब हानिकारक प्रभाव होने लगा तो अब इसका उपयोग है बंद हो गया। अब क्या हुआ है, अब है लाल फास्फोरस लगा हुआ होता पहले जो सफेद फास्फोरस होता था उससे आग बहुत तेजी से लगता था, लाल फास्फोरस से खतरा थोड़ा कम होता है, ठीक है। माचिस के तीली पे जब आप उसको सतह पे रगड़ते हैं तो कुछ लाल फास्फोरस जो होते हैं वो व्हाइट फास्फोरस में चेंज हो जाते हैं और उससे क्या होगा, सीधे उसका आग लग जाएगा, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया करेगा और उससे उष्मा उत्पन्न करेगा। तीली का सिर पे जो लगा हुआ पोटेशियम क्लोरेट होता है उससे अभिक्रिया करता है और उष्मा उत्पन्न करता है, जिसे क्या कहते हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन आपका जो है उससे स्टार्ट हो जाता है। तीली में लगा हुआ रहता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आग बुझाने वाले का कार्य वायु यानी ऑक्सीजन का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी आग बुझाने वाला जो होता है उसमें ऑक्सीजन अगर बंद हो जाएगा तो भी आपका आग बंद हो जाएगा, है ना, या प्रवाह जो है उसको काटना या ईंधन का ताप को क्या करना है, कम करना, ये दोनों होता है। तो इसमें हमें विचार करना है और इसमें क्या बताना, सही कथन हमें इसमें बताना है। तो पहला क्या है, पहला है कि आग में जल डालने पर उत्पन्न जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है और वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका दूसरा क्या है कि आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने पर यह आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, कांटेक्ट टूट जाता है और इस तरीके से आग आपका बुझ जाती है। तो ये भी आपका 2 नंबर भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हो गया सी आपका सही है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन इसका हम देखेंगे। तो जल अगर बात करें तो ज्वलनशील जो पदार्थ होता है उसको ठंडा करती है जल, ठीक है, और इससे जो जलवाष्प उत्पन्न होता है वो ज्वलनशील पदार्थ को क्या करती है, घेर लेती है और इससे हवा का जो सप्लाई है वो बंद हो जाता है और आग बुझ जाता है। जल से भी होता है। जल पहले सबसे ज्यादा प्रचलित था, ठीक है, लेकिन बाद में जब हमारा जो इलेक्ट्रिक ये सब आया, ठीक है, मैकेनिज्म मतलब विद्युत उपकरण जो आए और जो पेट्रोल हो गया, ये सब जो ज्वलनशील पदार्थ के लिए आप पानी से आग को नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बेस्ट माना जाता है, वही अग्निशमक लोग यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन से भरे होने के कार्बन डाइऑक्साइड आग को क्या करता है, कंबल की तरह लपेट लेता है और उससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच जो है कांटेक्ट टूट जाता है और आग पर कंट्रोल हो जाता है। इससे कोई भी विद्युत उपकरण हो, कोई भी इलेक्ट्रिक वाला जो भी मशीन हो, उसमें आपका जो है कोई भी हानि नहीं पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड बात करें तो हाई प्रेशर पर लिक्विड के रूप में सिलेंडर में भरी जाती है और छोड़े जाने पे ये बहुत अधिक फैलती है, ठंडी हो जाती है, जिससे ईंधन का ताप भी कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप समझ रहे हो, ठीक है। तीसरा क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का दूसरा तरीका क्या है, सोडियम बायोका, यानी या तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए अभी नहीं है तो उसमें आग बुझाना है, कोई बहुत ही लगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं,
बेकिंग सोडा हो या पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो, एक केमिकल को, पाउडर को भारी मात्रा में अगर छिड़काव कर दिया जाए तो इससे भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और आग बुझ जाएगी। ठीक है, चलिए तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया इसका, हमारा हो गया 1 नहीं, हाँ 1 और 2 दोनों सही है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, पहला है आपका, किसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं, सही है। दूसरा क्या है, किसका अदीप्त क्षेत्र जो होता है वो सबसे अधिक गर्म होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो उसमें जो ज्वाला का 3 क्षेत्र होता है, ठीक है, एक पीला और एक जो साइड जो ब्लू ब्लू रहता है वो आपका कार्बन वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, और जो तीसरा यानी मोमबत्ती का अगर हम बात करें पहला का, कि दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो दीप्त जो जलता हुआ क्षेत्र है उसके साइड में आप देखिएगा कि कार्बन जो है आपका, जो ब्लू ब्लू दिख रहा है वो आपका कार्बन होता है। ठीक है, और अदीप्त क्षेत्र जैसे कि क्षेत्र वाला सबसे अधिक गर्म होता है। मोमबत्ती जो रखा हुआ है, जितना हम मोमबत्ती का अगर जल रहा है तो उससे उंगली को जो है, अपना फिंगर को इधर से उधर कर सकते हैं पर जलेगी नहीं। लेकिन अगर मोमबत्ती का जो कैंडल है उसको आप छू लीजिएगा तो आपको लगा, अरे भाई हाथ जल गया। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि उसमें हीट ज्यादा होता है। ठीक है, मोमबत्ती का ज्वाला वो हो गया हमारा। चलिए अब हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें भी सही आंसर बताना है हमें। ठीक है, पहला क्या है, पहला है कि ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैले कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये आपका जो है, ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैले कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, ईंधन का अगर कोई भी ईंधन है अगर पूरे तरीके से वो जला नहीं है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, उसमें क्या बनेगी, उसमें बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। ठीक है, वो बहुत ही विषैली मानी जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब हम बात करें दूसरा नंबर, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, आपका बिल्कुल सही है। वायु में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अधिक मात्रा होगा तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तीसरा क्या है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुलकर अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर हो गया 2 और 3 सही, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा हम थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देखेंगे बेहतर तरीके से समझने के लिए, ताकि एक भी क्वेश्चन हमसे छूट ना पाए। तो अधिकांश ईंधन जो होता है पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और उससे हमने देख लिया कि ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, कोयला और डीजल को जो जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ध्यान रखिएगा, कोयला और डीजल का जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये बहुत ही क्या रहती है, दम घोटू और संचारक गैस। इसलिए कभी कभी उसका धुआं जो होता है उससे बहुत लोग को उल्टी भी होता है या फिर जो बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, ये क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड वो गैस होती है। पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड, जो पेट्रोल होते हैं, पेट्रोल वाले इंजन, वो नाइट्रोजन का गैसीय ऑक्साइड छोड़ता है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं, वही जो सल्फर जो हमने देखा कोयला और डीजल के जलने से जो निकला हमारा सल्फर और पेट्रोल के जलने से जो नाइट्रोजन निकला, वो क्या करते हैं, ऑक्साइड, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड क्या करते हैं, वर्षा जल में घुल जाता है और यही होता है एसिड रैन, यानी आपका अम्ल बनाता है और इसी से आपका क्या होता है, अम्ल वर्षा कहलाती है। और ये फसल हो गया, भवन हो गया, मिट्टी, सब के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, मोटर वाहन में बात करें तो मोटर व्हीकल में आपका जो है सीएनजी का यूज होता है। क्यों, क्योंकि सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड थे उसका उत्पादन बहुत कम मात्रा में आपका सीएनजी करता है, इसलिए। ठीक है, तो अब हमने इसको भी समझ लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, आदर्श ईंधन के बारे में असत्य कथन बताना यानी गलत कथन बताना है। पहला है आपका, क्या सस्ता, आसानी से उपलब्ध तथा वहन योग्य होता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। आदर्श या आइडियल फ्यूल जो है किसको कहेंगे, भाई वो सस्ता हो, आसानी से मिल जाए और वहन योग्य हो जाए, तो ये आपका जो है आदर्श हो जाएगा, पहला सही है। दूसरा क्या है, या ऐसी गैसें या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित कर, तो बिल्कुल आइडियल में आएगा, आदर्श में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, सही है ये भी। सी क्या है, या आसानी से जलने वाला तथा इसका उष्मीय मान उच्च होता है। ठीक है, तो ये भी सही है कि भाई आसानी से जलने वाला भी होता है, उसका जो हीट होता है वो काफी हाई होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर में क्यों गलत हो गया भाई, सी गलत सही है तो डी गलत पूछा गया, तो डी गलत है। तो इसका उसमें मान निम्न तथा ज्वलन ताप अत्यधिक होता है, ये गलत है। ठीक है, आदर्श ईंधन में
हीट अधिक होता है, ठीक है, और ज्वलन ताप जो है आपका वो कम होता है, तब उसको आदर्श गैस कहते हैं, लेकिन ये उल्टा दे दिया है। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स हमारा जो है चैप्टर 6 तक आज का क्लास 8 का जो साइंस वो खत्म हो गया है। होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई एडवाइस हो, कोई भी कंप्लेन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट में आप लिख कर दें ताकि मुझे भी पता चले और मैं बेहतर तरीके से और कर सकूं। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जितना आपने भटका है वो आपको जो भटकना अब ना पड़े। तो होप सो गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।